क्लास 8 आज हम आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 करेंगे। लेसन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसमें मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस बताऊँगी जो आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं, उसके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर का नाम ट्राइबल डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को ब्रिटिश रूल के अंडर में क्या प्रॉब्लम्स आती थी। शिफ्टिंग कल्टिवेटर क्या होता था, जिसमें कि एक ही खेत पर पहले कुछ अनाज उगाया जाता था, उसके बाद में उसे जला दिया जाता था और दूसरी तरफ पे चले जाया करते थे, यानी वो खेत फिर खाली छोड़ दिया जाता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड सेटलिंग द झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, यानी इकोनॉमिक रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि झूम कल्टिवेटर्स जो हैं, जो ये सब करते हैं, वो एक ही जगह पर सेटल हो जाएं। झूम कल्टिवेटर्स ऑफन सफर्ड इन सेटल प्लो कल्टिवेशन बिकॉज देयर फील्ड्स डिडंट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। अब क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें उठा चुके थे, तो वो लोग वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे एक ही जगह पर, क्योंकि उनके खेत में इतना अनाज जो था वो उत्पन्न नहीं हो पाता था। द न्यू फॉरेस्ट लॉ ऑल्सो अफेक्टेड द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। नए तरीके के जंगल के कुछ नियम बना दिए गए थे जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती थी। अंडर द फॉरेस्ट लॉ द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, यानी जितने भी जंगल थे उन सब पर ब्रिटिश ने अपना हुकूमत कर लिया था और कह दिया था कि ब्रिटिशर्स की ही ये सारी प्रॉपर्टी है, यानी सारे जंगल जो थे उनके अंडर में आते थे। Thus the जूम कल्टिवेटर्स were prevented from practicing जूम कल्टिवेशन freely, और इसलिए जो जूम कल्टिवेटर्स थे वो अपनी खेती बाड़ी अब नहीं कर पा रहे थे। Many were forced to move to other areas in search of work and livelihood, और बहुत सारे जो थे वो दूसरे कामों के लिए इधर से वहाँ चले गए, दूसरे एरियाज में रहने। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, यानी जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, जो आदिवासी के मेन नेता थे, उनकी पावर्स कैसे बदली। They were followed to keep their land titles over a cluster of village and rent out land, but they were forced to follow law made by British officials in India, यानी उन्हें अपने गांव रखने दिए जाते थे और उनका टाइटल रखने दिया जाता था कि वो मेन नेता हैं, वहाँ के चीफ हैं, वो अपने लैंड्स जो हैं वो किराए से दे सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए रूल्स थे, लॉज थे, वो फॉलो करना पड़ते थे। They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of British, यानी उन्हें कुछ अमाउंट पैसे उन्हें देने पड़ते थे ब्रिटिशर्स को, और जो भी नियम कायदे थे ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे अपने ग्रुप्स पे लगाना पड़ते थे। They lost the authority and were unable to fulfill their traditional functions, यानी उनके हाथ से पावर चली गई थी और जो भी उनके खुद के पर्सनल नियम कायदे थे वो अब फॉलो नहीं कर पा रहे थे, पूरे नहीं कर पाते थे। What accounts for anger of the tribal against the Dekus, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप थे वो सब डीकूस से क्यों नाराज़ थे। The land policies of British were destroying their traditional land system, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स ने नियम बनाए थे उनकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा था। हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, यानी कि जितने भी हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे वहाँ पर रहने वाले और जो ज़मींदार वगैरह थे जो ब्याज से पैसे दिया या लिया करते थे, वो सब उनकी ज़मीनों पर कब्जा जमा रहे थे। मिशनरीज व क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर्स, और जो क्रिश्चियन बनाने के लिए इनको बाहर से आए थे वो इनके ट्रेडिशनल कल्चर की बुराई करा करते थे। व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज, वाई डू यू थिंक सच विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, यानी बिरसा का विजन क्या था गोल्डन एज के बारे में। बिरसा टॉक अबाउट एन गोल्डन एज ऑफ ट्रूथ इन विच मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ, यानी बिरसा ऐसा सोचा करते थे कि एक गोल्डन एज ऐसी आएगी जिसमें जो मुंडा लोग हैं, वहाँ के जो आदिवासी थे, उनका जीवन अच्छा होगा। दिस वॉज एन एज व्हेन द मुंडाज हैव बीन फ्री फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ डीकूस, यानी कि जो दुश्मनों से फ्री हो जाएगी उनकी लाइफ। He wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field, यानी वो चाहते थे कि लोग अपनी ही ज़मीन पर फिर से बस जाएं, सेटल हों और अपने खेतों में फिर से काम कर पाएं। दिस विजन ऑफ गोल्डन एज वॉज लाइक ड्रीम फॉर ट्राइबल्स, यानी कि जो विजन था ये एक सपने जैसा था और इसलिए वहाँ के लोग इस पर इनकी बात ज़्यादा मानने लगे थे। ये आपके बुक के क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय फैलो लैंड, फैलो लैंड का मतलब एक ऐसी खेत जो अनकल्टिवेटेड है,
यानी थोड़े टाइम से उस पर कोई खेती नहीं हुई है, ताकि जो वहाँ की मिट्टी है उसमें फिर से जान आ जाए, ताकि जब ये थोड़े टाइम बाद कोई भी फसल लगाएं तो वो अच्छे से उगे। व्हाट इज़ महुआ? महुआ एक फ्लावर हुआ करता था जिसे या तो खाया जाता था या उससे दारू बनाई जाती थी। व्हाट इज़ बेवार? बेवार एक टर्म है, मध्य प्रदेश में यूज़ किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। व्हाट इज़ स्लीपर? अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑन वुड ऑन रेलवे लाइन्स आर लेड इज कॉल्ड अ स्लीपर, यानी रेलवे लाइन्स पर लकड़ी के कुछ फट्टे डाल दिए जाते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। हु वॉज वैष्णव? वैष्णव उन लोगों को बोला जाता था जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। वॉट डिड द पीपल थॉट अबाउट बिरसा मुंडा? वॉट डिड बिरसा पुक्लेम अबाउट देमसेल्फ, यानी लोग क्या सोचते थे बिरसा मुंडा के बारे में। पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर, यानी उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, यानी कि वो सारी बीमारियाँ ठीक कर सकते थे, साथ में वह अनाज के जो दाने हुआ करते थे उन्हें डबल कर दिया करते थे। Birsa himself declared that God had appointed him to save these people from trouble, free them from slavery of the Dikus, यानी outsider। यानी बिरसा ने कहा कि उन्हें भगवान ने भेजा है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि वो उन्हें इस स्लेवरी से दूर ले जाएं, यानी जो बाहर के लोग आए हैं जिन्होंने उन्हें नौकर बना दिया है वो उन्हें उनसे दूर ले जाएं। डिस्क्राइब द एनिमल हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अमॉन्ग खोंड कम्युनिटी। खोंड एक कम्युनिटी थी जो फॉरेस्ट में रहती थी उड़ीसा में, जो रेगुलरली कलेक्टिव हंट्स पर जाती थी, यानी शिकार करती थी और आपस में जो मांस मिलता था उसे बांट लिया करते थे। दे एट फ्रूट एंड रूट कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ साल एंड महुआ, यानी महुआ या साल के पौधों में से जो भी उन्हें तेल मिलता था उसमें वो फ्रूट्स और रूट्स सारा खाना अपना पका लिया करते थे। दे यूज मैनी फ्रूट श्रब्स एंड हर्ब फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी वो जड़ी बूटियाँ भी देखा करते थे, उन्हें पता थी, और लोकल मार्केट में जाकर वो ये सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचा करते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू खोंड्स व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर, यानी कि जो वहाँ के बुनकार हुआ करते थे, जो बुनाई का काम करते थे और लेदर का काम करते थे, वो कुसुम और पलाश के फूल लेने इन लोगों के पास जाया करते थे ताकि वो अपने लेदर और अपने कपड़ों में कलर कर पाएँ। अब ये कुछ एड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। वेयर वर द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स मेनली लिव? कहाँ रहते थे मेनली ये? हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाके में, या फिर फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में। हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप सर्वाइव देयर लाइफ्स? किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे? हंटिंग करके, और खाना इन्हें कहाँ से मिलता था? कुछ मांस मिल जाता था और कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, इसलिए इनके लिए फॉरेस्ट जीने का एक बहुत असेंशियल तरीका था। When anywhere did the Worli Revolt take place? वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में 1940 में हुआ था। जूम कल्टीवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जूम कल्टीवेशन जनरली स्मॉल पैचेस में करा जाता है, यानी जंगल के एक छोटे से हिस्से में। ये पेड़ों को काट देते हैं ऊपर से ताकि जो सनलाइट ऊपर से आ रही है वो नीचे ज़मीन तक आए, और कल्टीवेशन करने के बाद जब इनके अनाज आ जाते हैं तो ये पूरे ज़मीन को जला दिया करते थे। They spread the ash from the firing which contained potash to fertile the soil, यानी कि जो भी राख बचती थी उन्हें फैला दिया करते थे ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए। They used axe to cut trees and hoe to scratch the soil in order to prepare for cultivation, यानी कुल्हाड़ी का ये यूज़ करा करते थे पेड़ काटने के लिए। They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on field instead of plowing the land and sowing the seeds, यानी कि ये ऐसे ही हाथ से अपने चारों दिशाओं में अपने खेत में जो बीज थे उन्हें फेंक दिया करते थे, और क्रॉप जब रेडी हो जाता था ये हार्वेस्ट कर लेते थे, उसके बाद दूसरे खेत में चले जाते थे। Why did tribal people hold the money lenders and traders responsible for their misery, यानी कि जो ट्राइबल आदिवासी लोग थे उनको ऐसा क्यों लगा कि ये जो मनी लेंडर्स हैं जो पैसे ब्याज से देते हैं, साथ में जो वहाँ के उस समय के व्यापारी थे वो इनके लिए दुखदायी थे। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, यानी कि कई बार आदिवासियों को कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी जिन्हें वो उगा नहीं पाते थे, तो वो व्यापारियों के पास जाया करते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल, जब सेल के लिए ट्रेडर्स आया करते थे तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों में इन्हें चीज़ें बेचा करते थे। साथ में मनी लेंडर्स इन्हें लोन तो दिया करते थे, लेकिन इंटरेस्ट जो था उसे चेंज कर दिया करते थे, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट से इन्हें ब्याज मिलता था।
तो इसलिए फिर एक टाइम के बाद ये कर्ज में डूब जाते थे, गरीबी आ जाती थी, इसलिए इन्हें ऐसा लगता था कि इनकी सारी दिक्कतों की वजह ये व्यापारी और मनी लेंडर्स ही हैं। वाई डिड द ट्राइबल ग्रुप सपोर्ट बिरसा? बिरसा का सपोर्ट क्यों करते थे ये लोग? जैसा हमने अभी पहले देखा कि बिरसा जो थे उनके पास ये लोग मानते थे कि कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे वो सारी डिजीज़ कॉज क्योर कर सकते हैं। साथ में बिरसा ने खुद ने कहा था कि गॉड ने उन्हें भेजा है, इसलिए ये सारे लोग मिलकर उनका सपोर्ट करने लगे कि ये भगवान ही है जो हमारी मदद करने आए हैं। फॉरेस्ट लॉज ने किस तरीके से इफेक्ट करा था ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वाई द ब्रिटिशर्स वन अनसक्सेसफुल इन मेकिंग द जूम कल्टिवेटर सेटल एज वन प्लेस? यानी क्यों ये अनसक्सेसफुल हुए? ब्रिटिशर्स ने बहुत एफर्ट लगाए थे कि जो जूम कल्टीवेशन करते हैं वो एक ही जगह पर रुक जाएं, लेकिन इतना ईजी नहीं था क्योंकि पानी की बहुत कमी थी, मिट्टी जो थी वो ड्राई थी, और जूम कल्टीवेटर्स जो हैं वो बहुत सफ़र करते थे क्योंकि उनकी फील्ड्स में कई बार अच्छी फसल नहीं उगती थी। तो जो जूम कल्टीवेटर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा और आखिरकार ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें उनके राइट्स वापस देना पड़े कि वो जहाँ चाहे वहाँ खेती कर सकते हैं फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट में। विच रिफॉर्म टुक प्लेस इन द ट्राइबल सोसाइटी ड्यू टू बिरसा मूवमेंट? यानी क्या हुआ बिरसा मूवमेंट के टाइम पर? ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉसरी। यानी कि जो मुंडा आए, बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने अपने पूरे जो मुंडास थे, उनके आदिवासी जो उनका ग्रुप था, उन्हें कहा कि आप शराब पीना छोड़ें, इसके साथ में अपने विलेज को साफ रखें और किसी भी तरीके की विच क्राफ्ट, काला जादू और इन सब में भरोसा ना करें। Bilsa also turned against missionaries and Hindu landlord. He saw them outside forces that were ruining the Munda's way of life. यानी बिरसा जो थे वो सख्त खिलाफ हो गए थे किसके? मिशनरीज़ के, जो उन्हें क्रिश्चियन बनाने आए थे। इसके अलावा जो हिंदू अमीर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके भी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं और ये हमारे जीवन शैली को बदल देंगे। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। यानी बिरसा बार बार उन्हें अपने पिछले उनके बारे में याद दिलाते थे कि पहले वो कैसे रहा करते थे, उनका जीवन कैसा था। बिरसा आस्क्ड देम नॉट टू किल देयर ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स एंड लिव ऑनेस्टली। यानी बिरसा ने उनसे कहा कि आप आपस में एक दूसरे को ना मारें और शांति के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में जिए, सच बोलें, सच का साथ दें। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। यानी बिरसा चाहते थे कि वो लोग फिर से अपनी ज़मीन पर आकर बस जाएं और वहीं पर खेती करें। तो बिरसा मूवमेंट की वजह से क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट लॉज आए थे वो बदले गए क्योंकि ट्राइबल्स जो थे वो उन्हें नहीं मानते थे। इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर। दे डिड दिस ऑन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल्स। यानी कि इससे एक बार फिर साबित हो गया जो कि आदिवासी जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के खिलाफ, वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि इस सोसाइटी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बिरसा मुंडा के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके मूवमेंट के ये सामने आए। तो ये आपका लेसन नंबर 4 हो गया है। इसके पहले मैं 3 लेसन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जैसा मैंने बताया। इसके साथ में सिविक्स और ज्योग्राफी के भी लेसन्स डले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें से मैंने आपको एड ग्रेड के क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में नहीं है या बुक के बीच में से हैं वो भी मैंने बताए हैं। ये आपके बोर्ड्स में काम आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें।